80 से ज्यादा लोगों के घर तोड़ दिए गए। वो लोग भरे बरसात में बेघर हो चुके हैं। एक ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में रहने को मजबूर हो गए हैं। और आज यदि वो प्रश्न उठा रहे हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट है, न तो वो किसी विभाग की जमीन है, न किसी को आवंटित की गई है, और न ही अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वो किसके लिए वहाँ पर आवास बनाया जाना है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव ने बयान दिया है कि ग्राम नट्टी में सांसद विधायक कॉलोनी बनाने की कोई योजना नहीं है। जो 4 अक्टूबर 2024 को विभागीय सचिव आवास पर्यावरण विभाग के सचिव ने जो पत्र लिखा है कलेक्टर को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ग्रामीणों का हुआ, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इन दोनों को सियासत करने का एक मौका मिल गया है। और इसीलिए कल बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, आज कांग्रेस के नेताओं ने बयान दे दिया, फिर कल बीजेपी के नेता बयान देंगे। बीजेपी रोज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। तो अब उनको ये भी बताना चाहिए कि ग्राम नट्टी में जो जमीन घेराव का काम, जमीन घेरने का काम जो तार घेरा किया जा रहा है, वो बिना टेंडर के किस मत से किसके द्वारा किया जा रहा है। 80 से ज्यादा लोगों के घर तोड़ दिए गए। वो लोग भरे बरसात में बेघर हो चुके हैं। एक ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में रहने को मजबूर हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो है नट्टी के ग्रामीणों का, नट्टी के लोगों का। बीजेपी कह रहे कि वो अवैध कब्जा था, प्रशासन कह रहे कि वो अवैध कब्जा था, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की सरकार ने लोगों के साथ अन्याय किया। ग्रामीणों को कहना है कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उनकी ज़मीन पर सरकार की नज़र लग गई और विधायक आवास बनाने के लिए उन्हें बेघर कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ग्रामीणों का हुआ, लेकिन भाजपा और कांग्रेस इन दोनों को सियासत करने का एक मौका मिल गया है। और इसीलिए कल बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, आज कांग्रेस के नेताओं ने बयान दे दिया, फिर कल बीजेपी के नेता बयान देंगे। बीजेपी रोज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये ज़मीन हाउसिंग बोर्ड का नहीं है, हाउसिंग बोर्ड का कोई रोल नहीं है, तो कभी राजस्व के मंत्री कहते हैं कि इस पूरे एपिसोड में जो भी करना होगा वो विभाग को करना होगा। किस विभाग को करना होगा ये कोई क्लियर नहीं कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। इस पूरे एपिसोड में उन लोगों का क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उस ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में उन्हें सुविधा मिल रही है कि नहीं, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे मालूम है लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं नट्टी के ग्रामीण कि उनके साथ कुछ न्याय होगा, उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उस राहत, उस समस्या पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन इन सियासतदारों को सियासत करने से फुर्सत नहीं है। आज इस पूरे प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिनके पास कभी आवास एवं पर्यावरण विभाग था, बहुत सारे हैवीवेट डिपार्टमेंट थे, मोहम्मद अकबर कवर्धा वाले, आप लोग को मालूम हो कवर्धा से चुनाव लड़ते थे, उनका आज बयान आया है। उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अनुराग सिंहदेव जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, इस पूरे प्रकरण पर हाउसिंग बोर्ड की क्या भूमिका है, क्या भूमिका नहीं है, उन्होंने कल कह दिया है। वो भी अब आगे सुनने वाले हैं। तो अनुराग सिंहदेव के बयान पर मोहम्मद अकबर का बयान आया है, वो बयान भी अब आगे सुनने वाले हैं कि अनुराग सिंहदेव ने कल क्या कहा था। हालांकि बहुत सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में चल रहा है कि नट्टी में जहां पर लोगों को बेघर किया गया जिस ज़मीन पर, अब उस ज़मीन पर फिलहाल विधायक कॉलोनी बनने का प्रस्ताव नहीं है। कल ऐसा अनुराग सिंहदेव ने कहा। अब उसी बयान पर, उसी पॉइंट को लेकर मोहम्मद अकबर का बयान आया है। मोहम्मद अकबर क्या कह रहे हैं वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन सवाल एक बार फिर से भाजपा के नेताओं से भी है, कांग्रेस के नेताओं से भी है, सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार से है कि वहाँ पर नट्टी के ग्रामीणों को जो शिफ्ट किए गए हैं ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में सेक्टर 30, वहाँ पर उनकी सुविधाओं का क्या हुआ। वहाँ बच्चे जो हैं वो स्कूल, कौन सी स्कूल जा रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, स्कूल सत्र अभी 10 दिन पहले शुरू हुआ, 15-16 जून से शुरू हुआ, और ये बच्चे अपना स्कूल छोड़ चुके हैं। भाई बच्चे भी तो माता पिता के साथ जाएंगे ना। तो जो बच्चे नट्टी के से लगे हुए नट्टी गांव में पढ़ते थे, वो बच्चे अब चले गए हैं सेक्टर 30। तो सेक्टर 30 में जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है व्यवस्थापन के नाम पर, उन बच्चों का पढ़ाई का क्या हुआ। उनका भविष्य तो अधर में है।
कि इस स्कूल में एडमिशन दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे, किसी प्राइवेट स्कूल में इनको डालना चाहिए, एडमिशन करना चाहिए ताकि इनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सबको सियासत करना है, सबको बयान देना है, लेकिन सुविधाओं पर भी बात करो भाई। सियासत तो होती रहेंगी, लोग दुआएं देंगे अगर उनका कुछ भला करोगे तो, वरना अन्याय तो लगातार कर ही रहा है सिस्टम। आगे भी इस तरह के अन्याय होते रहेंगे। बड़ी शर्मनाक बात है ये। आगे देखिए कल अनुराग सिंह ने क्या कहा था और उसके बाद मोहम्मद अकबर ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है। सवाल अभी भी सिस्टम से है कि लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। आज की वार्ता मुख्य रूप से अतिक्रमण के बाद और उस पर जो कार्रवाई हुई उस पर आधारित है। नकटी गांव के कल एक प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें हमारे प्रदेश महामंत्री नवीन जी ने बहुत विस्तार से आपको बहुत सारे फैक्ट्स से अवगत कराया था, और जिस तथ्य को अवगत कराया था वो कहीं ना कहीं इससे पहले जनता को ज्ञात नहीं थे। कल के प्रेस वार्ता के बाद जनता के बीच में इस पूरे प्रकरण का दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं उन तथ्यों को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि कल वो प्रेस में आ चुका है, लेकिन मैं उन फैक्ट्स और तथ्यों के कुछ मुद्दों को पॉइंट आउट जरूर करूंगा। और उसमें सबसे पहले मैं नकटी गांव के रकबे के बारे में, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों ने अफवाह फैला दिया कि नकटी गांव को ही डिमोलिश कर दिया गया है, तो उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो रकबा है उसकी जानकारी हम सबको बहुत डिटेल में होनी चाहिए। नकटी गांव की कुल आबादी 2110 की है। उस गांव में शासकीय भूमि 22.736 हेक्टेयर है, ये शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। निजी भूमि वहाँ पर 24.175 हेक्टेयर इस रूप में जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो निजी भूमि है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर शामिलात चारागाह के रूप में कुछ अतिरिक्त जो भूमि बची थी वो दर्ज है। अब जो ये पूरा मामला था इसमें पटवारी प्रतिवेदन जो 2022 का है उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि ये अतिक्रमण जो है वो सिर्फ 3 हेक्टेयर पर, यानी कि यदि शासकीय भूमि 22 हेक्टेयर थी तो सिर्फ 3 हेक्टेयर पर यह अतिक्रमण किया गया था, और वहाँ पर कच्चे मकान और बाड़ियाँ मौजूद थी। ये पटवारी प्रतिवेदन के रिकॉर्ड में है। यानी उसके बाद जो अतिक्रमण हुआ है वो 22 और 23 का अतिक्रमण है, रीसेंट अतिक्रमण है। इस पूरे मामले में एक नोटशीट तहसीलदार रायपुर के द्वारा चलाई गई थी, उसका मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। एक कंप्लेनेंट थे इसमें, शिकायतकर्ता रजनीश कुमार चंद्राकर। उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इस ज़मीन पर जो शामिलात चारागाह की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, इस पर योजनाबद्ध ढंग से अतिक्रमण किया जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि उस नोटशीट में अंकित है तहसीलदार के कि ऐसा शिकायतकर्ता, उनका नाम का भी उल्लेख है, उनका पता है कि उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि यहाँ पर इस तरीके का अतिक्रमण किया जा रहा है। और उसके पहले इस पर थोड़ा और विवाद था, तो एक बार हाई कोर्ट में एक रीट लगी थी। उस रीट का भी उल्लेख करूंगा मैं, रीट पिटीशन का 116/2010 28/1/2011 का निर्णय था कि उस भूमि को हाई कोर्ट ने भी चारागाह की भूमि, शासकीय भूमि माना था। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, जिसका उल्लेख मैंने अभी दोनों किया, एक पटवारी, एक तो तहसीलदार की नोटशीट और हाई कोर्ट का ये आदेश। अब इस पर जो अतिक्रमण थे वो अतिक्रमण का रकबा यदि मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ 5 उल्लेख करूंगा, 5 लोगों का,
जिसमें जानकी पति गणेश साहू 29,600 वर्ग फीट पर इनका अतिक्रमण था। दूसरा है देव कुमार रात्रे, 29,700 स्क्वायर फीट पर इनका कब्जा था। तीसरा है मनोज पिता अमरीका साहू 17,200 वर्ग फीट पर इनका कब्जा था। मायाराम यादव जी 18,500 स्क्वायर फीट पर इनका अतिक्रमण था। मुकेश पाल 19,800 स्क्वायर फीट पर इनका कब्जा था। और मैं ऐसा उल्लेख करूं तो 10,000 से स्क्वायर फीट से अधिक के कम से कम 20 से अधिक कब्जाधारी थे। तो ये किस प्रकार का अतिक्रमण था, ये हम बहुत सहज रूप से इसका अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का अतिक्रमण था। दूसरा पहलू है कि ये विधायक आवास बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया गया, ये नैरेटिव तैयार किया गया। मैं आपको दो उल्लेख करूंगा। एक तो 1/9/2020 को कांग्रेस के तात्कालिक मंत्री जो भूपेश बघेल के बड़े चहेते थे, मोहम्मद अकबर जी, ये आवास और पर्यावरण मंत्री थे। इन्होंने प्रपोजल दिया था कि सामान्य आवास के लिए ये भूमि हमको प्रदान की जाए, और उसके बाद सामान्य आवास के लिए जो प्रदान करने वाली भूमि है उस पर जो रिसेंट एक पत्र वर्तमान आवास पर्यावरण मंत्री का है उसका भी जिक्र करूंगा। 2/2/2026 को आवास पर्यावरण मंत्री ने पत्र लिखा और बताया कि ये भूमि हमारे पास नहीं है, और विधायक आवास बनाने के लिए एक कमेटी होती है, विधानसभा अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर और लोग रहते हैं उसमें। वो कमेटी डिसाइड करती है कहाँ पर विधायक आवास बनाना है। तो 2/2/2026 तक स्पष्ट रूप से ये है कि इस पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। आज यदि करंट स्थिति की हम बात करें तो आज भी वो भूमि रेवेन्यू के खाते में है, राजस्व विभाग के खाते में है, किसी विभाग के खाते में वो जमीन नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये जो नैरेटिव बना कि ये विधायक आवास के लिए खाली कराई गई है, ये विषय कहाँ से आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निश्चित रूप से ये पूरा विषय एक फेक नैरेटिव पर आधारित था, और उस फेक नैरेटिव के आधार पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जी से लेकर विकास उपाध्याय जी से लेकर टी.एस. सिंहदेव जी से लेकर दीपक वैद से लेकर इन सारे लोगों ने इसमें जन भावनाओं को भड़काने का काम किया है। और तो और आवास और पर्यावरण मंत्री के निजी निवास में उनका परिवार वहाँ रहता है, उसमें गेट तोड़कर गेट कूदकर वहाँ पर अंदर घुसने की चेष्टा उन्होंने की, वीडियो में स्पष्ट रूप से। तो ये न केवल फेक नैरेटिव सेट करके राजनीति करने का मामला है, बल्कि ये एक तरीके से अराजक राजनीति को बढ़ावा देने का मामला है, इससे स्पष्ट होता है। और कहीं ना कहीं ये एक आपराधिक कृत्य भी है जो कांग्रेस के द्वारा जन भावनाओं को भड़का कर किया जा रहा है। दूसरा पक्ष है, मैं व्यवस्थापन की बात करूंगा, क्योंकि व्यवस्थापन एक बड़ा विषय है, और ऐसे अतिक्रमणों में व्यवस्थापन होता है कि नहीं होता ये भी एक बात रहती है। लेकिन मैं आपको अवगत कराऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की सरकार त्वरित निर्णय करते हुए न केवल 66 कब्जाधारियों को उनको आवास मुहैया कराया, बल्कि सेक्टर 30 में जहां 1200 परिवार पहले से निवास करते हैं, ऐसे सर्व सुविधा युक्त स्थान पर उनको निवास उपलब्ध कराया गया है। और ये सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी निवास है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी की जाएगी।
इस रूप में वो निवास उपलब्ध कराया गया है। वहाँ पर सभी एमिनिटीज़ जो एक आवास के लिए चाहिए वो है। वहाँ पर बिजली है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है और लोग रहते हैं वहाँ पर, गार्डन है। और तो और वहाँ पर अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा वहाँ पर निरंतर सभी को भोजन नाश्ता लगातार उपलब्ध कराया जा रहा है अभी तक निरंतर। वहाँ पर बिजली और पंखे भी अपनी तरफ से लगाए गए हैं, जबकि आमतौर पर जब निवास देते हैं हम लोग किसी को तो बिजली पंखे नहीं देते, वो खुद लगाते हैं, लाइट खुद लगाते हैं। तो बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट से लेकर वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई गई हैं। आपको जानकारी है कि सभी लोगों ने वहाँ पर जो विस्थापन किया गया, उनको स्थापित किया गया, वहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया था, अपने सामान वहाँ पर रख दिया था और अभी भी बहुत सारे लोगों का सामान वहाँ पर है। सिर्फ कुछ लोग जो इस मुहिम से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं या बरगलाए गए हैं, वो लोग कुछ, वो भी बहुत कम आंकड़ा है, उनके द्वारा ही वहाँ पर अभी स्थापित स्वयं को नहीं किया गया है। बाकी शेष सभी लोग जितने परिवार थे सभी वहाँ पर अपने सामान रख लिए हैं और जो वहाँ व्यवस्था की जा रही है उसकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अब दूसरी बात है कि ये वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार, पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके द्वारा क्या काम किया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेरी खेड़ी में विधायकों का आवास देना था। वहाँ पर 150 अवैध कब्जाधारी थे जिनको भूपेश बघेल सरकार ने बलपूर्वक वहाँ से खदेड़ा, भगाया और उनके व्यवस्थापन की बात तो दूर, उनको दाना पानी खाना भी नहीं पूछा और बाद में 61 विधायक सांसदों को शेरी खेड़ी में भूपेश बघेल सरकार ने मकान भूमि उपलब्ध कराई। तो जो लोग आज हम प्रश्न उठा रहे हैं, उन्होंने शेरी खेड़ी में क्या किया था, इसका स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का काम किया है वो शेरी खेड़ी में इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि 27 गांव के किसान जो नया रायपुर के थे, आपको याद होगा 292 दिन का उनका लंबा आंदोलन हुआ था मुआवजे को लेकर और अन्य मांगों को लेकर। भूपेश बघेल सरकार ने 292 दिन के आंदोलन में उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि बलपूर्वक उनको वहां से दमन करके भगाया, उनको प्रताड़ित किया और न केवल प्रताड़ित किया बल्कि उनके संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में एक वरिष्ठ किसान वहां पर, जिनका नाम बरौद गांव के रहने वाले थे, सियाराम पटेल जी, उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी इस आंदोलन में और वो भी पुलिस बल के द्वारा रोकने के दौरान। उनको सिर्फ 4 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से मुआवजा प्रदान किया गया, जबकि उसी समय में किसानों का आंदोलन चल रहा था और योगी जी की सरकार ने वहां पर 50 लाख रुपया किसानों को ऐसे घटना के उपरांत प्रदान किया था। भूपेश बघेल ने सिर्फ 4 लाख रुपया दिया और इनके समस्या का कोई समाधान नहीं किया, इन पर कोई जून, उनके कान में कोई जून नहीं लगी। तो 292 दिन के इस आंदोलन को उन्होंने किस बेरहमी से कुचला, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने पहले था। 18 किसानों के ऊपर नामदर्ज FIR किया गया और उनको सेंट्रल जेल में रखा गया। 80 किसानों पर और कार्रवाई की गई। इस तरीके से निरंतर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और ये भूपेश बघेल की सरकार जो थी उस समय, उस सरकार के लोगों ने बेरहमी करने में, गरीबों के साथ अन्याय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज यदि वो प्रश्न उठा रहे हैं तो ये बात बहुत स्पष्ट है, न तो वो किसी विभाग की ज़मीन है, न किसी को आवंटित की गई है और न ही अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वो किसके लिए वहाँ पर आवास बनाया जाना है। ये कुल मिलाकर जो कार्रवाई थी वो जिला प्रशासन की कार्रवाई थी
जो समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती रहती थी। कई शिकायतें हुई थी पहले इस जमीन को लेकर लोगों की कि इस पर अतिक्रमण हो रहा है, रोका जाए, और तब जिला प्रशासन ने ये हजारों स्क्वायर फीट जो जमीन कब्जा की गई थी, इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया है। मैं एक बात बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस समय कांग्रेस पार्टी बहुत नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि अराजकता किसी तरीके से फैलाई जाए, किसी तरीके से बलौदा बाजार जैसे घटनाओं की पुनरावृत्ति हो और गलत नैरेटिव सेट करके गलत अफवाह फैलाकर ये राजनीति काउंटर किया जाए ऐसे लोगों को। और मैं पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत रूप से भी ये मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपराधिक राजनीति कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और गलत क्षेत्र में प्रेरित करना, नियमों को की धज्जियां उड़ाना और फिर इस तरीके की उनके साथ इमोशनल रूप से उनको इन्वॉल्व करके ऐसे राजनीति का लाभ उठाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस प्रकार के मुद्दों में जन भावना भड़काकर कांग्रेस ये काम कर रही है। मैं कांग्रेस के उन नेताओं की निंदा करता हूं जिन्होंने इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है, और ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार गरीबों के प्रति संजीदा है, संवेदनशील है और त्वरित निर्णय करते हुए पुनर्स्थापित भी किया है और गरीबों को आवास देने में सबसे तत्पर है इस देश में। जहां भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने दिया, लोगों से छत छीन लिया पूरा 5 साल, हमारी सरकार ने न केवल 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की, बल्कि 10 लाख मकान को पूर्ण करके निश्चित समय में एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। तो गरीबों के प्रति कितनी संवेदनशीलता किस दल की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है, समझा जा सकता है। और इस तरीके की राजनीति कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण, सरकार में दोबारा आने की जो उनकी मंशा है, जो पूरी कभी नहीं होगी, उस मंशा को पूरी करने के लिए वो इस तरीके की राजनीतिक चेष्टा कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इन बातों को समझती है, जानती है, और छत्तीसगढ़ का वातावरण इतना नेगेटिव नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही सरल हैं। इस घटिया राजनीति को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न होगा? हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव ने बयान दिया है कि ग्राम नट्टी में सांसद विधायक कॉलोनी बनाने की कोई योजना नहीं है। जो 4 अक्टूबर 2024 को विभागीय सचिव, आवास पर्यावरण विभाग के सचिव ने जो पत्र लिखा है कलेक्टर को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सांसद विधायक कॉलोनी के लिए 72 एकड़ जमीन खाली कराकर उनको सौंपी जाए हाउसिंग बोर्ड को। अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिम्मेदार आईएएस अधिकारी क्या इस प्रकार का काम कर सकता है कि बगैर विभागीय मंत्री के सहमति के वो पत्र लिख दे? मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। और इसी कारण से जो बातें सामने आ रही है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, तो अब उनको ये भी बताना चाहिए कि ग्राम नट्टी में जो जमीन घेराव का काम, जमीन घेरने का काम, जो तार घेरा किया जा रहा है, वो बिना टेंडर के किस मद से, किसके द्वारा किया जा रहा है।